कभी बाजार में फलों के ढेर को देखा है? और खासकर आम। जब मौसम आता है तो दशहरी, लंगड़ा, चौसा, कितनी ही किस्में होती हैं। कभी ये सवाल मन में आया है कि भाई एक ही फल की इतनी सारी वैरायटीज कैसे हो सकती हैं? देखिए, ये सवाल सुनने में तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन असल में ये हमारे चारों ओर जो जीवन की अद्भुत दुनिया है ना, उसके बारे में एक बहुत गहरी जिज्ञासा जगाता है। तो बस यही सवाल आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। इसी सवाल के धागे को पकड़कर हम प्रकृति के छिपे हुए खजानों को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि हमारा उसके साथ कितना गहरा रिश्ता है। चलिए तो फिर इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि ये विविधता है क्या भला। फिर देखेंगे कि हमारा देश भारत इस मामले में इतना खास क्यों है। इसके बाद हम इसे बचाने के तरीकों पर भी नजर डालेंगे और आखिर में इस पूरी कहानी में हम सबका क्या रोल है उसे समझेंगे। तो जो आम की किस्मों वाला सवाल था ना, उसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल शब्द में छिपा है, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। अब ये सुनने में थोड़ा साइंटिफिक सा लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत ही आसान है। देखिए, बायोडाइवर्सिटी का सीधा सा मतलब है एक ही जगह पर मौजूद हर तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे, मतलब सब कुछ, सबसे छोटे कीड़े से लेकर सबसे बड़े पेड़ तक। और हाँ, हम इंसान भी तो इसी का हिस्सा है। ये कुछ ऐसा है जैसे हमारी पृथ्वी की अपनी एक जीती जागती सांस लेती हुई लाइब्रेरी हो। अब मजे की बात ये है कि ये जो विविधता है ये 3 अलग अलग लेवल्स पर काम करती है, और जब ये तीनों लेवल्स मिलते हैं ना, तभी जाकर जीवन का वो खूबसूरत ताना बाना बनता है जिसे हम हर रोज अपनी आंखों से देखते हैं। इसको ना चलिए आसान उदाहरणों से समझते हैं। वो जो आम की हजारों किस्में थीं, वो है जेनेटिक डाइवर्सिटी या आनुवंशिक विविधता। अच्छा, अब सोचिए एक जंगल है जिसमें बाघ भी है, हिरण भी है और मोर भी। ये हो गई स्पीशीज डाइवर्सिटी यानी प्रजाति विविधता। और फिर जब हम पूरे भारत को देखते हैं, जहाँ रेगिस्तान भी है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं और लंबे लंबे समुद्री किनारे भी, तो ये है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी यानी पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता। तो सवाल ये उठता है कि इस प्राकृतिक दौलत के मामले में हमारा देश भारत दुनिया में कहाँ खड़ा है? और यकीन मानिए, इसका जवाब काफी हैरान करने वाला है। सच तो ये है कि बायोडाइवर्सिटी के मामले में भारत दुनिया का एक लीडर है। ये दुनिया के उन 12 चुनिंदा मेगा डाइवर्सिटी देशों के एक बहुत ही खास क्लब का हिस्सा है, जिन्होंने मिलकर पृथ्वी के ज्यादातर जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को पनाह दी है। इन आंकड़ों को जरा ध्यान से देखिए। पूरी दुनिया की जमीन का सिर्फ लगभग 2% हिस्सा हमारे पास है, लेकिन इसी 2% जमीन पर दुनिया के 7% से भी ज्यादा जानवर और लगभग 11% पेड़ पौधे रहते हैं। सोचिए, कितनी छोटी जगह में कुदरत का कितना बड़ा खजाना है हमारे पास। ये हमारी प्राकृतिक विरासत को सच में बहुत ही ज्यादा कीमती बना देता है। तो फिर एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है कि अगर हमारे पास इतना बड़ा, इतना कीमती खजाना है, तो हम इसकी रक्षा के लिए कर क्या रहे हैं? तो इसके लिए ना एक 2 तरफा रणनीति अपनाई जाती है। देखिए, संरक्षण यानी कंजर्वेशन के 2 मेन तरीके हैं। पहला है इन सीटू संरक्षण, मतलब जीव जंतुओं और पौधों को उनके अपने ही कुदरती घर जैसे जंगलों और नेशनल पार्क्स में सुरक्षा देना। और दूसरा है एक्स सीटू संरक्षण, मतलब उन्हें उनके प्राकृतिक घर से बाहर किसी खास जगह जैसे जू, बोटानिकल गार्डन या जीन बैंक्स में सुरक्षित रखना। और इन कोशिशों को सिर्फ कागजों पर नहीं छोड़ा गया है, बल्कि मजबूत सरकारी कदमों का भी साथ मिला है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और बाघों को बचाने वाला दुनिया भर में मशहूर और बेहद कामयाब प्रोजेक्ट टाइगर। ये सब इसके कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं। लेकिन इस अनमोल विरासत को बचाना सिर्फ सरकार का काम नहीं हो सकता। ये जिम्मेदारी तो हमारे देश की नींव यानी कि हमारे संविधान में ही लिखी हुई है। हम सब अपने मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स की बात तो करते हैं, लेकिन हमारा संविधान हमें हमारे मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज की भी याद दिलाता है। ये एक तरह का बैलेंस है कि हमें देश से क्या मिलता है और बदले में हमें देश को क्या देना है। और सबसे बड़ी बात, हमारे संविधान का आर्टिकल 51A(g) बिल्कुल साफ साफ कहता है कि हमारे प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें जंगल, झील, नदी और सभी वन्य जीव आते हैं, उसकी रक्षा करना भारत के हर एक नागरिक का कर्तव्य है। ये कोई सलाह नहीं, बल्कि